ओरिजिन टीम की तरफ से जो उदयमान है, बहुत मेहनत करते हैं, उनके केसों में हमेशा हमें कुछ ना कुछ तो नया मिलता है। और उम्र पे मत जाइए, इनके केस को और इनके जो एनालिसिस है उस पे जाइए और केस का मजा लीजिए, सीखिए। तो डॉक्टर महेश चंद्रा सर के शिष्यों में से एक, हमारे हॉरिजन टीम के एक सितारे डॉक्टर वैभव सर, वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू सर। हेलो, अभी हम पहले केस सुनेंगे। एक 40 एज की एक हाउसवाइफ है, वो मेरे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आई थी। उसके कम वो मेरी पुरानी पेशेंट है। उसको फेशियल वार्ड है और जनरल वीकनेस है और हमेशा पेट दर्द रहता है। तो यूएसजी की तो यूएसजी भी नॉर्मल थी उनकी, तो ऐसी कोई पैथोलॉजी तो नहीं थी। लेकिन मैंने पहले उन्हें एक रेमेडी दी थी, लेकिन वो थोड़ी देर में टेम्पररी एक्ट हुई। उनका पेट दर्द फिर से शुरू हुआ और फेशियल वार्ड्स भी फिर से आने लगे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी उनकी केस रिवाइज करते हैं। पहले से मेरे पास थोड़ा डाटा था, उनका बैकग्राउंड डाटा। वो ऐसा था कि वो हाउसवाइफ है, उनको उनके तीन बच्चे हैं। उनमें से उनके दो डॉटर है, जिसकी एक के अभी रिसेंटली शादी हुई है और एक अभी 10वीं पढ़ रही है और एक बेटा है, वो एट्थ क्लास में है। तो ये लेडी है, वो घर का सब काम करती है और उनका बिजनेस है कि वो बाम्बू के काम करते हैं, बाम्बू क्राफ्ट्समैन उनके हस्बैंड है। तो वो काम भी वो करती रहती है। इसलिए कुछ भी घर में उसका स्वभाव ऐसा है कि वो कोई भी उसको बोले, बुरा भला कहे, तो उसको किसी को रिटेलिएट नहीं करती, किसी को कभी प्रत्युत्तर नहीं देती है। फिर ऐसे ही उसको ये फिर से तकलीफ होने लगी, तो मैंने सोचा कि अब केस रिवाइज करते हैं। जब वो ओपीडी में आई तो मैंने उन्हें पूछा कि अब कैसे बढ़ रहा है, ऐसा क्या हुआ, क्या टेंशन है अभी आपको। तो उन्होंने बोला कि अभी मेरी बेटी आई थी मायके से, ससुराल से, और उसको उसकी प्रेगनेंसी रह गई थी, लेकिन उसको भी थायराइड की कंप्लेंट हुई और उसकी वजह से उसका एबॉर्शन करना पड़ा। तो मैंने पूछा कि आप इसको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या टेंशन लिया आपने उसके लिए। तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे साथ तो बुरा हो रहा है, मेरे से भी मुझे भी बहुत बीमारियां हो रही है और मेरे बेटियों को भी अभी तकलीफ होने लगी है, तो इसका मुझे ज्यादा टेंशन है। ये पेशेंट अपने बच्चों से बहुत उसको लगाव है, इसलिए वो बच्चों का ज्यादा सोचती है। जो 10वीं क्लास में है उसके स्टडी के बारे में भी सोचती है, और जो बेटा है वो लैकेसिस टाइप है, वो मस्ती करते रहता है, वो उसके पढ़ाई के बारे में भी ये सोचती रहती है। तो मैंने आगे उनसे पूछा कि तो क्या सोचा आपने, ऐसा ही क्यों सोचा कि आपके साथ ऐसा हो रहा है और बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि मुझे पहले थायराइड था और अभी थायराइड कम हो गया, तो ये शुरू हो गया है, जनरल वीकनेस रहता है और ये वार्ड्स आने लगे हैं, और मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ। तो कहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं सोचती रहती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि और क्या सोचते रहते हो। तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा घर में झगड़े होते हैं, हस्बैंड के साथ, नेबर्स के साथ, और मैं उस पर सोचती रहती हूँ, ऐसा क्यों होता है, क्यों झगड़े होते हैं और ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो मैंने पूछा कि क्या कारण रहता है झगड़ा होने का, ऐसा क्यों होता है। तो वो बोलने लगी कि मैं जितना जितना ज्यादा प्यार करती हूँ लोगों से, जितना क्लोज मैं जाती हूँ लोगों के, वो लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। मैं जिनसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मराठी में उसने बोला कि मैं माया करते मी त्यांच्यावर। तो मैं इतना प्यार करती हूँ, फिर भी वो लोग बाहर मेरे से दूर जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे मालूम नहीं। और मैंने फिर पूछा उनसे कि आप उनको क्यों कुछ नहीं बोलती,
क्योंकि क्यों रिटेलिएट नहीं करती, क्यों प्रत्युत्तर नहीं करती। तो उन्होंने बोला कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं किसी से प्रत्युत्तर नहीं कर सकती। मैंने अभी उनसे बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हो या मेरे से दूर क्यों जा रहे हो, तो वो क्या सोचेंगे, वो बोलेंगे कि जितने नजदीक, जितने अभी नजदीक है उससे भी वो दूर चले जाएंगे, ऐसा मुझे डर लगता है। तो आगे जाके मैंने पूछा कि क्यों आप बोल नहीं सकते इतना, क्यों आप उनसे कुछ पूछते क्यों नहीं कि क्यों क्यों वो बोल नहीं रहे आपसे, आपसे दूर क्यों जा रहे। तो ऐसा ही मेरा स्वभाव है, मैं उनसे पूछ नहीं सकती, ऐसा उन्होंने बोला, यही उनका मिजाज है। तो आगे जाके मैंने पूछा कि डायरेक्ट मैंने सीटी क्वेश्चन किया। अभी तक मुझे रेमेडी का ख्याल आ गया था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट उनसे पूछा कि अभी कुछ भी बात हो, आपके जो मन की बात है वो आप आगे वाले को एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना। तो उनके चेहरे पे एक चमक आई और वो बोली कि हाँ हाँ डॉक्टर साहब, ये मेरा ऐसा है, मैं अपनी बात किसी को अच्छी तरह से बता ही नहीं पाती, ऐसा एक केस है। और पहले जो रेमेडी दी थी वो इग्निशिया थी, पूरी तरह इग्निशिया ही लगी थी मुझे पहली बार। लेकिन इग्निशिया से थोड़ा उसको टेम्पररी रिलीफ था, वो पूरी तरह उसके वार्ड्स नहीं गए, वो पेट दर्द चालू ही रहता था। अभी हम इस केस को एनालाइज करें। जैसे ये पेशेंट कैसा लगा हमें, ये दूसरों से क्यों कुछ रिटेलिएट नहीं करता, ये सवाल सबके मन में आया हो। तो ये पेशेंट बहुत काम करने वाला है, घर के सबकी केयर करने वाला है, अपने बच्चों से उनको बहुत लगाव है, बच्चे उनके लिए जान है। और सब लोगों को वो हारमोनियस हारमोनियस वे में रहना चाहती है, झगड़ा वगैरह नहीं चाहिए उनको, शांति चाहिए। सब एक एक दूसरे की देखभाल करे, वो सबका देखभाल करे। वो खुद का कम सोचती है लेकिन बाकी लोगों का ज्यादा सोच रही है, जैसे हस्बैंड, बच्चे और नेबर्स के बारे में। इतना कोई इतना सोचता नहीं, लेकिन ये केस में इतना पिक्युलर है कि वो सोच रही है नेबर्स के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में। बीच में उसके बेटी की शादी हुई तो उसके रिलेटिव ने उसको कुछ मदद नहीं की थी, और इन्होंने खुद ही उसकी शादी कर दी। तो वो बात भी उसके मन को लगी थी, लेकिन वो रिलेटिव्स को कुछ बोल नहीं पाई। ऐसा ही केस है। और जो रिटेलिएट नहीं कर पा रही है, लेकिन सबके लिए दौड़ती है, सबके लिए काम करती है, लेकिन सबके लिए जेन्युइनली कर रही है, किसी के ऊपर उसका गुस्सा नहीं है। केस में तो यही दिखा कि उसका गुस्सा किसी पे नहीं है। वो बोल रही है कि कुछ बोला तो वो दूर चले जाएंगे मुझसे, दूर चले जाएंगे तो मुझे लोग चाहिए, रिलेशन उसको चाहिए। तो ऐसा एनालिसिस है इस केस का। मैंने इस पे क्या फोकस किया कि इग्निशा देने के बाद भी ये केस ठीक नहीं हुई। तो जब उसकी बेटी का एबॉर्शन हुआ तो वो खूब पैनिक हो चुकी हो चुकी थी, उसने मुझे कॉल भी किया। तो मैंने सोचा ये पहले से ही इतना बच्चों से बहुत सारा लगाव है, और बच्चों वो सोच रही कि मुझे भी तकलीफ है और बच्चों की भी हो रही है। इससे वो जाहिर है कि वो उसका बहुत अटैचमेंट है बच्चों के साथ। वो बच्चों से बहुत अच्छा मदर और चाइल्ड का बॉन्ड है। तो इससे मैं लैक रेमेडीज के बारे में सोचने लगा कि इसका बॉन्ड है, वो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, बहुत इंडस्ट्रियस है, सबके बारे में सोचती है, खुद के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचती है। उसके अब्यूज थोड़ा फीलिंग है उसके पास, लेकिन वो किसी को बोल के नहीं दिखाती। ये सब पॉइंट मुझे कंसिडर किए, और मुझे ये प्रे प्रे मैमल लगा, क्योंकि वो किसी को बोल नहीं पाती। जो प्रेडेटर एनिमल है वो बोलेंगे, लेकिन प्रे एनिमल सबमिसिव होते हैं, वो सब सहन करेंगे। तो ये मुझे इस तरह मुझे ये बोविड ग्रुप की लैग डिफ्लोरेटम लगी। लैग डिफ्लोरेटम यानी काउ, जो काउ हम अ, हम इंडिया में उसको कामधेनु कहते हैं,
क्योंकि उसका उसका गोबर भी अच्छा होता है, उसका गोबर भी यूज करते हैं लोग, दूध यूज करते हैं, दूध तो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। और ये केस में भी लगेगा कि वो नर्चर कर रही है, लोगों को नर्चर कर रही है और बच्चों को नर्चर कर रही है। लैक रेमेडी की एक खासियत है कि वो नर्चर करते हैं, लोगों को इकट्ठा रखते हैं। स्पेशली लैक डिफ्लोरेटम में ये डर ज्यादा रहता है कि सोसाइटी, एक कम्युनिटी और उसका ग्रुप उससे दूर चला जाएगा या वो उससे बिछड़ जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, निग्लेक्ट हो जाएगी, ये इसको डर रहता है। इसलिए वो उनको संभाल के रखती है, उनको कुछ बोलती नहीं है और उनका सब काम करती है, सबमिसिवली, माइल्डली, इतना काइंड रहती है कि वो सबको मदद करती रहती है, क्योंकि लोग उससे टूटे नहीं, रिलेशनशिप उससे टूटे नहीं। तो ये फीलिंग रहती है उसमें कि फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड, फियर ऑफ बीइंग रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन है इसमें। और ये केस में मैंने ये रूब्रिक लिए थे कि फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग फोरसिकन, उसको फोरसिकन हो जाएगी वो, उसको कोई नहीं पूछेगा, ऐसा उसे लगता है। एक मैटरनल इंस्टिंक्ट उसमें ज्यादा है, मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड, ऐसा एक रूब्रिक है। वो बच्चों की तरफ बहुत ध्यान रखती है, उसको उनकी स्टडीज के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में वो बहुत सोचती है। अभी बच्चे को कोई यहाँ पे क्लिनिक लेके आए तो उसको उसके बारे में वो बोलेगी, स्टडीज के बारे में बोलेगी। जो 10वीं क्लास की बच्ची है उसको बोलेगी तेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, तू कुछ तो खाना अच्छे से खाते जा, एक्सरसाइज कर, ये सब मुझे दिखता था उसका। ये मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड है। इस तरह वो पूरी तरह लैग डिफ्लोरेटम है। और भी उसके बहुत सारे फैसेट है। लैग डिफ्लोरेटम में कैसा रहता है, पहले वो सबका करती है, इतना सबमिसिव काइंड होती है, तो वो सबका करने लगती है, सबसे कोई अपेक्षा नहीं रहती क्योंकि उसको ग्रुप में रहना है, होता है उसके। और वो ग्रुप से बिछड़ने का डर ही उसके कोर है, जो जिसके लिए वो पूरी अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करती है, खुद का सोचती नहीं है, लोगों के बारे में ज्यादा सोचती है, खुद से ज्यादा वो दूसरों का सोचती है। यहाँ पर हमें बहुत सारी रेमेडी क्लोज आएगी, नाइट्रमूर आएगी, नाइट्रम ग्रुप की रेमेडी आएगी, मैग्नीशियम की आएगी। लेकिन मैग्नीशियम ग्रुप में ऑर्फन की एक फीलिंग रहती है जो इसमें नहीं दिखती है। ये क्यों कर रही है, क्योंकि ग्रुप से वो बिछड़ जाएगी, इसका उसे डर है। नाइट्रम ग्रुप में रिटेंशन रहता है थोड़ा, रिलेशनशिप को वो थामे रखते हैं। लेकिन नाइट्रम की प्रत्येक एक हर एक नाइट्रम की एक खासियत है। जैसे नाइट्रम मूर है, डिग्निफाइड है, नाइट्रम कार्ब भी डिग्निफाइड है, नाइट्रम सब जो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। तो इनमें क्या रहता है, मिनरल्स थोड़े मैमल रेमेडीज से अलग रहते हैं। मिनरल्स में एक स्ट्रक्चर वगैरह रहता है, खुद की लाइफ को अच्छी तरह से आगे लेके जाने का उनका जज्बा रहता है थोड़ा। लेकिन लैग रेमेडीज में ये नर्चरिंग ज्यादा रहती है। वो थोड़ा यहाँ पे जो सोर्स है उसका, वहां पे वो डिफरेंशिएट रहते हैं कि ये जो लेडीज है वो बच्चों की तरफ ज्यादा है, ज्यादा ध्यान देती है बच्चों को, या नेबर्स और हस्बैंड को पूरी तरह से संभालने में उसका उसका ज्यादा ध्यान रहता है। तो नाइट्रम वगैरह ये रेमेडीज है वो अलग रहेगी, हर एक रेमेडी की जर्नी रहती है। अभी ये केस में हम एक रूब्रिक लेके तो नहीं जा सकते, एक केस में हमें जर्नी सोचनी पड़ेगी। और जब हम लैक रेमेडी और पैनल रेमेडी सोचते हैं तो बहुत सारे उसके रूब्रिक रेपर्टरी में नहीं है। कंप्लीट डायनामिक्स में थोड़े रूब्रिक्स है, लेकिन बहुत सारे जो रेमेडी है, ये रेमेडी थीम पे सोचनी पड़ेगी हमें, थीम थीम को सोचना पड़ेगा। अभी मैमल है, मैमल यानी उसके पास मेमोरी ग्लैंड है, वो नर्चरिंग करता है। और उसमें से भी बोविड ग्रुप है, बोविड ग्रुप कैसा रहता है, थोड़ा शांत रहता है, क्वाइट काम, येल्डिंग रहता है, अब्यूज होता है लेकिन रिटेलिएट नहीं करता है, और इंडस्ट्रियलिस्ट रहता है, छोटे छोटे रूटीन के काम करता है, बहुत सारी एम्बिशन वगैरह उसमें नहीं रहती है, रूटीन काम में उसका फोकस रहता है बोविड ग्रुप का। तो वो रूटीन उनका, उनके
लाइफ में ज्यादा एम्बिशन वगैरह नहीं दिखेंगे हमें। वो रूटीन लाइफ या रूटीन जो उनकी फैमिली है उनको नर्चर करने में वो ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन जैसे हम नाइट्रम या मिनरल देखेंगे तो वो उनमें एम्बिशन दिखता है, एम्बिशन दिखता है। मैग मैग ग्रुप में भी एक ऑर्फन की फीलिंग रहती है जो इससे अलग है। तो बहुत सारे रेमेडीज क्लोज आएंगी, लेकिन जो जर्नी है इसकी लैक डिफ्लोरेटम की, जो गाय काऊ है वो अलग रहेगी। जैसे हम फॉर्मली देखते हैं कि काऊ कैसे रहती है, कि काऊ उसका सब इंसान को दे देती है, दूध देती है, गोबर दे देती है, और जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसका स्किन भी ह्यूमंस यूज करते हैं। तो वो पूरी तरह से सबके यूज आती है या उसको इस्तेमाल किया जाता है। यही फीलिंग इस रेमेडी में है कि मुझे ग्रांटेड लिया गया है या मुझे अब्यूज किया गया है, लेकिन मैं बोल नहीं सकती। बोलेगी तो कम्युनिटी से बाहर हो जाएगी और उसको कोई ध्यान नहीं देगा। ये रेमेडी में फीलिंग आ गई है, लैक के दूध में, वो काऊ के मिल्क में ये फीलिंग आई। तो इस तरह उसकी जर्नी है। थोड़ा थोड़ा मैं पॉइंट बताता हूँ लैक डिफ्लोरेटम के बारे में। और कोई डाउट्स सर? नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू करिए, बिल्कुल रिदम मत अच्छा चल छोड़िए, रहा है ना? प्लीज, बहुत अच्छा। ओके ओके। अभी हम थोड़ा देखेंगे बोविड ग्रुप में क्या क्या रहता है, ज्यादा क्या रहता है। ये डॉक्टर राजन शंकरन, इन्होंने अच्छी तरह से ये रेमेडी प्रूव की है। आप सोल में पढ़ सकते हैं इस रेमेडी के बारे में। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है ये रेमेडी के बारे में कि वो द फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, निग्लेक्टेड। ये बोविड ग्रुप कैसा रहता है? थोड़ा काम क्वाइट होता है, सिंपल होता है, ऑर्डिनरी होता है। वो ज्यादातर परफॉर्मर डूअर रहते हैं, वर्कोलिक रहते हैं, और ज्यादातर सेडेंटरी हैबिट्स भी रहता है उनमें। इजी गोइंग लाइफ होती है उनकी। अभी इस केस में सभी ने हार्मोनी डिजायर लिया था, लेकिन हार्मोनी डिजायर में लैक डिफ्लोरेटम नहीं है। लेकिन ये लैक रेमेडीज की डिफ्लोरेटम की एक थीम है कि वो उनको भी हार्मोनी, बोविड ग्रुप को हार्मोनी लाइफ चाहिए, रिदमिक और हार्मोनियस लाइफ चाहिए उनको। इसलिए वो सभी ने हार्मोनी डिजायर फॉर ये रूब्रिक लिया था, लेकिन लैक डिफ्लोरेटम उसमें ऐड नहीं है। लेकिन ये थीम है उनकी कि हार्मोनी चाहिए उनको, उनको फैमिली में झगड़ा नहीं चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए। वो शांति बनी रहने के लिए उनकी इच्छा रहती है, इसलिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और थोड़ा ग्रजेस रहते हैं उनको। इस केस में तो ग्रज नहीं दिखा उनका कि गुस्सा, अथॉरिटी के ऊपर गुस्सा वगैरह, रिलेटिव के ऊपर गुस्सा दिखा नहीं, लेकिन सटल है वो गुस्सा। लेकिन वो उतना अब्यूज होके भी उनको इतना गुस्सा नहीं रहता, और गुस्सा होते हुए भी उनको बाहर नहीं निकलता। ये बोविड ग्रुप में रहता है। और एक पॉइंट है कि टेकन फॉर ग्रांटेड। उनको लगता है कि मैं इतना सिंपल हूँ, मैं इतना उनका सोचता हूँ, इनके लिए उतना करता हूँ, तो सब मुझे ग्रांटेड ले रहे हैं, मुझे सब बिना पूछे मुझे ग्रांटेड ले रहे हैं, मेरा यूज हो रहा है, ऐसा एक फीलिंग है। लेकिन वो सटल है, वो ज्यादातर एक्सप्रेस नहीं करती है। बाकी कुछ रेमेडी है वो एक्सप्रेस करते हैं, जैसे पॉलीस्टिरेनम एक यहाँ पे क्लोज आती है। लेकिन इस ग्रुप में भी ये रूब्रिक है, टेकन फॉर ग्रांटेड का एक रूब्रिक है, डिल्यूजन ग्रांटेड टेकन, ऐसा कुछ रूब्रिक है कंप्लीट में। लेकिन उसमें ये रेमेडी नहीं है, लेकिन ये थीम है लैक की। तो थोड़ा हमें यहाँ पे फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा केस टेकिंग में, कि जैसे ये थीम है, इसकी जर्नी है, पूरी पेशेंट की जर्नी देखनी पड़ेगी। एक रूब्रिक पे या एक कॉर्नर पे हम रेमेडी नहीं दे सकते। पूरी तरह उसको, हमें उसका स्वभाव जान लेना होगा, तो उस जर्नी के हिसाब से उन्हें रेमेडी देनी होगी। और यहाँ पे लैक इक्विनम वगैरह रेमेडी भी क्लोज आती है। इक्विड ग्रुप होता है उनका, जैसे लैक इक्विनम, लैक एसिनम, गधा, घोड़ा, ये रेमेडी भी क्लोज आते हैं। लेकिन बोविड से इक्विडम
क्लोज होते हैं, लेकिन डिफरेंस रहता है थोड़ा। बोविड में ज्यादातर वो रूटीन काम करते हैं और इक्विड में वो ज्यादातर चैलेंजेस काम करने के लिए जानते हैं। जो घोड़ा रहता है वो परफॉर्मर रहता है। घोड़ा कभी सोता नहीं, खड़े रह के सोता है, वो परफॉर्मर रहता है। घोड़ा वॉर में ही यूज होता है, तो उनके एम्बिशन ज्यादा रहते हैं। जैसे अभी परसों सुधीर सर की केस थी लैक इक्विनम की, वो वहां पे वो एम्बिशन था कि मुझे डेंटल का बहुत कुछ करना है, वो डेंटल उसका ऑफिस बड़ा करना है, और लोग उसकी तरह नहीं करते। ऐसा लैक डिप्लोरेटम का नहीं है, बोविड लोगों का नहीं है। उनको रूटीन काम चाहिए, उनको चैलेंजेस नहीं चाहिए। जो रूटीन काम है वो करते रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि लैक डिप्लोरेटम में क्या रहता है ज्यादातर। तो इनजस्टिस थोड़ा वो सेंस रहता है उनको, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाते क्योंकि उनको डर रहता है कि मुझे ग्रुप मैं ग्रुप का एक पार्ट हूँ और वो ग्रुप से मैं निकल जाऊंगा, या बाहर निकलने का उनको डर रहता है। वे शंकरन सर ने भी बोला है कि द नीड टू बिलोंग टू कम्युनिटी, कम्युनिटी में रहने की जरूरत है मुझे, नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो इसलिए वो डिपेंडेंट रहती है दूसरों पे। अभी रूब्रिक देखो तो डिपेंडेंट में लैग डिक्लोरेटम है, तो आगे जाकर वो इतना डिपेंडेंट रहता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन रहता है। तो इसलिए उनमें डर है कि मैं फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड, फियर ऑफ बीइंग थ्रोन अवे, ये फीलिंग रहती है। अभी मैं रूब्रिक नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी थीम बता रहा हूँ। तो फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज लव वंस, फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ समवन, फैमिली, थोड़ा है उसका। थोड़ा इन बोविड एनिमल्स में या लैक डिप्लोरेटम में इनजस्टिस की फीलिंग आएगी आपको, लेकिन उसकी तरफ उसका रिएक्शन ज्यादा नहीं। वो ज्यादा कुछ दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, इंटेंसली थिंक्स अबाउट अदर्स देन हिमसेल्फ। तो वो खुद के बारे में नहीं सोचता है। उसको बाद में ऐसा भी लगता है कि मुझे अपने ग्रुप में वैल्यू नहीं है, क्योंकि मुझे सब ग्रांटेड ले रहे हैं, मुझे कोई देख नहीं रहा, मैं ही सबका कर रही हूँ। और वो कॉन्स्टेंटली दूसरों के नीड्स के बारे में सोचने लगती है। तो यहाँ पे सेल्फ डिनाइल जैसा फील होता है, इसलिए सबने पोडो या स्टैटिसैग्रिया भी बताया था। लेकिन वो सेल्फ डिनाइल में मोदी सर ने एक अच्छी बात बताई थी कि सेल्फ डिनाइल में कोई तो एक बात ऐसी रहती है, इसलिए वो खुद को डिनाई करता है। उसमें उसका फायदा रहता है, थोड़ा आगे जाके उसका फायदा रहता है, वो इसलिए वो सेल्फ डिनाइल में चला जाता है। लेकिन ये यहाँ पे बोविड ग्रुप में या लैग डिप्लोरेटम में ये नहीं है कि उसका फायदा या ऐसा वो कुछ सोचता नहीं है। खुद के फायदे के बारे में वो सोचता नहीं है, वो दूसरों के बारे में सोच रहा है। दूसरे के बारे में सोच रहा है क्योंकि उसे ग्रुप में रहना है, उसको ग्रुप छोड़ के नहीं जाना है। एक अच्छी बात मैंने पढ़ी थी लैक डिप्लोरेटम के बारे में गूगल पे। तो जो फॉरेन कंट्रीज में काउज के फार्म रहते हैं बड़े बड़े, तो उनको बहुत अकेला फील होता है। जो काउज रहते हैं उनको अकेला फील ना हो, इसलिए वहां पे उनके आजू बाजू मिरर लगाते हैं, क्योंकि मिरर लगाने से उनको लगता है कि हमारे पास और भी कुछ काउज है, तो उनको पैनिक पैनिक वगैरह नहीं होता है। ये पेशेंट में भी ऐसा था कि कुछ भी उसके नेबर्स में हुआ या झगड़ा हुआ, किसी की बात उसको अच्छी नहीं लगी, तो वो पैनिक होती है, थोड़ा पाल्पिटेशन वगैरह होता है। ये सब काउज के नेचर है इस रेमेडी में। तो ये आगे जाके उसको लगता है कि मैं किसी को रजिस्ट नहीं कर पाती, दूसरों के हिसाब से मुझे जीना पड़ता है, मेरे खुद के विशेष कुछ नहीं है, मैं दूसरों के हिसाब से जीती हूँ, मैं इजीली एडजस्टेबल और प्लेएबल रहती हूँ। तो ये सब दूसरों के लिए बहुत ज्यादा करना और खुद का सेक्रीफाइस करना, और ये फीलिंग इसमें सैडनेस की इंटेंस है कि मैं दूसरों का करती गई लेकिन खुद के बारे में देखा नहीं मैंने। और ये क्यों है कि उसको ग्रुप में से बाहर नहीं निकलना है। तो एक फीलिंग है फियर ऑफ अलोन और फियर ऑफ बीइंग फोरसेकन, नीड टू नीड टू नॉट हर्ट अदर्स, दूसरों को तकलीफ नहीं देना है। दूसरों को तकलीफ देगा तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है। हेल्पिंग अदर्स, अब्यूज बाय पीपल्स और अथॉरिटी,
बट बीइंग हेल्पलेस अगेंस्ट इट। अथॉरिटी से उसको अब्यूज किया गया है, लेकिन वो उसके तरफ हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं पाती है। एंगर है, अथॉरिटी के बारे में एंगर है, लेकिन ट्रिमेंडस सेंस ऑफ इनजस्टिस है, लेकिन वो बोलती नहीं है क्योंकि उसको ग्रुप से बाहर नहीं निकलना है। उसको फोर्स किया जाता है चीजें करने के लिए, या उसको ग्रांटेड किया जाता है, तो वो थोड़ा सुसाइडल में भी जा सकती है। ये रेमेडी हम मेंटल डिसऑर्डर में भी बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। तो उसमें फीलिंग है, फीलिंग ऑफ सप्रेस, ऑफ नो इम्पोर्टेंस, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं है ग्रुप में, मुझे वैल्यू नहीं है। हैव नो वॉइस, मुझे खुद की आवाज नहीं है, मुझे खुद की आवाज नहीं है, मैं खुद के बारे में, खुद के इनजस्टिस के बारे में बोल नहीं पाती। एम्बेरसमेंट है। और इस तरह उन्होंने ज्यादातर इसमें इंडोक्राइन डिसऑर्डर वगैरह दिए हैं। आप रेफरेंस के लिए जोशी सर की बुक पढ़ सकते हैं, या डॉक्टर कलादिया सर की एक मैमल पे अच्छी बुक है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, वो आप पढ़ सकते हो। इसमें ज्यादातर रूब्रिक्स थोड़े मैं पढ़ के दिखाता हूँ भी। एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज बीइंग, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर अगेंस्ट अथॉरिटीज, ये रूब्रिक है। डिल्यूजन फ्रेंड्स, अभी सर जो आपका इग्निशा मैंने दी थी उससे वो बहुत कॉमन है, यील्डिंग है, और बहुत निग्लेक्टेड फील करती है, सप्रेस पेंट अप फीलिंग्स है उसमें। इसी तरह लैग डिप्लोरेटम भी वैसी रहती है, लेकिन लैग डिप्लोरेटम में ये जो सोर्स है, लैग डिप्लोरेटम यानी वो मिल्क है, उससे वो नर्चर नर्चर की जो फीलिंग है उससे वो डिफरेंशिएट हो जाती है। ऐसे बहुत से अभी हमने बोले जो पॉइंट्स मैंने कहे, वो लैग डिक्लोरेटम को अदर रेमेडीज से डिफरेंशिएट करती है। अभी कुछ किसी के डाउट रहेंगे, या और कुछ करना है सर? ये न्यू रेमेडी थी हमारे ग्रुप में लेग ग्रुप की, तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए सर इसके बाद। हाँ जी। सर वो आपने स्टार्टिंग में जो प्रे और प्रेडेटर का जो कंसेप्ट बोला है लैक रेमेडीज में, उसको थोड़ा सा हाँ अच्छे से बताइए ना सर। ओके। जैसे मैमल्स में एक टाइप रहता है कि कुछ एनिमल्स प्रे है, जिनका शिकार किया जाता है, जिनका शिकार किया जाता है, लायंस या इस अदर वाइल्ड एनिमल्स से उनका शिकार किया जाता है, तो उनमें थोड़ी अलग फीलिंग रहती है, विक्टिमाइज फीलिंग रहती है, सप्रेस फीलिंग रहती है, फॉलोड बाय एनिमल, ऐसा एक फीलिंग रहता है उनमें। तो प्रे एनिमल होते हैं जो गाय है, भैंस है, बकरी है, या अदर गधा है, हॉर्स है, इनकी फीलिंग थोड़ा अलग रहेगी। और जो प्रीडेटर एनिमल है जैसे लायन है, शेर है, तेंदुआ है, ये रेमेडियंस की फीलिंग अलग रहेगी। वो खुद को थोड़ा जो प्रेडेटर एनिमल है वो खुद को थोड़ा स्ट्रांग समझेंगे क्योंकि उनमें पावर है, लेकिन प्रे एनिमल के पास कुछ पावर नहीं है, वो उनको तो भागना ही पड़ेगा उनसे बचने के लिए। ये थोड़ा डिफेंसिव रहेगा। जो ज्यादातर जो एनिमल है प्रे एनिमल, वो थोड़ा डिपेंड रहेंगे अपने ग्रुप पे। अभी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है प्रे एनिमल के शिकार के वगैरह, तो उसमें वो ग्रुप करके रहते हैं, ग्रुप करके रहते हैं। अभी ये गाय, डोमेस्टिक गाय है, वो ग्रुप में नहीं है, लेकिन जो जंगल में रहती है, जो जंगली गाय वगैरह रहते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, वैस ग्रुप में रहते हैं, वो अपने ग्रुप पे डिपेंड रहते हैं। जो प्रे एनिमल है वो थोड़ा एल्डिंग रहेंगे, थोड़ा उनका डिफेंस रहेगा थोड़ा, वो बच्चों को भी बीच में लेते हैं, ग्रुप रहता है उनका जंगल में, और कोई लायन आ गया तो उनका एक हिरार्ची रहता है, एक स्ट्रेटजी रहती है, वो बच्चों को बीच में लेते हैं, बच्चों को आगे जो अटैक करता है उनसे बचाने लेके उनको प्रायोरिटी देते हैं, बच्चों को। तो ये प्रे एनिमल में ये फीलिंग रहेगी कि डिफेंस कैसे किया जाए, या ईल्ड, ग्रुप से ईल्ड कैसा किया जाए। तो प्रेडेटर एनिमल में ये रहेगा कि मैं अटैक कर सकता हूँ, मेरी इतनी पावर है। लायन रहेगा, या इनमें एक फीलिंग रहेगी,
और ये इसके हिसाब से हम रेमेडी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी इस केस में ये पेशेंट अटैकिंग तो नहीं लगा, ये किसी को रिटेलिएट नहीं करता, सब ईल्ड करता है, सब सप्रेस करता है और ग्रुप के प्रति उसको प्यार है, ये सब दिख रहा है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये कोई तो प्रे रेमेडी तो है, तो ऐसे एक ग्रुप डिवाइड होगा कि प्रे रेमेडी है और हमें फिर प्रेडेटर एनिमल के बारे में नहीं सोचना है, अभी हम प्रे में सोचेंगे और प्रे में क्या है, बोविड है, इक्विड है, ऐसा भी सोच सकते हैं। और डायरेक्ट ये पेशेंट हमको जब हम सोचेंगे तो वो गाय जैसा ही लगेगा। अभी संदीप सर ने भी ग्रुप में कहा था कि वो अपनी माया देती है, गाय अपनी मलई देके लोगों को अच्छा लोगों को बांध के रखती है। ये मलई से या इससे फील आएगा कि गाय है, और पेशेंट को देख के हम एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक भी मैच कर सकते हैं। जैसे अभी संदीप सर ने बोला था कि वो दूसरों को मलई खिला खिला के बांध के रखती है, तो ये गाय की तरफ ज्यादा इशारा करती है। ऐसे एक हम ग्रुप डिवाइड कर सकते हैं, प्रे में है, बुमविड है, ऐसा सोच सकते हैं। ऐसे हमें आगे का लीड मिल सकता है। और जैसे भी इनके बहुत सारे माइंड के रूब्रिक है, उनसे भी हम एंट्री कर सकते हैं। अभी फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ बीइंग फोरसिकन, इससे भी हम एंट्री कर सकते हैं। एक बार आपको जो जर्नी मालूम हो गई तो आप रेमेडी कैच करने में आपको अच्छा क्लियर हुआ मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके। अच्छे से समझे। और फिर भी यदि आपको अभी बाद में याद आता है तो ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में आंसर दे देंगे। न्यू रेमेडी है, मटेरिया मेडिका में भी नहीं मिलने वाली है, रिपर्टरी में भी बहुत कम मिलेगी। मैं ग्रुप में पूरी जर्नी डाल देता हूँ। हमने थैंक यू। हमारे कोल्हापुर ग्रुप ने ये रेमेडी डिस्कस की है। हमारे ग्रुप में हमारे जो मेंटर है डॉक्टर अमल सेवेगरी, उन्होंने ये रेमेडी पहली बार हमें सिखाई, तो उस पर हमने डिस्कशन किया, तो उसकी जर्नी बना ली, तो उसकी वजह से हमें कैच करने में आसानी होगी और सबको बहुत मैं शेयर काश सब लोग ऐसे ही पढ़ते सर। सैल्यूट टू योर मेंटर्स जिन्होंने आपको इतनी अच्छी रेमेडी सिखाई, और हम आपको और आपके थ्रू उनको अपना धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छे से लेक रेमेडी लेक डी Thank you, पढ़ाई sir. आपने। थैंक यू सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन वैभव सर। हम एक बहुत हाँ। अच्छा अनुभव कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। वैभव कॉन्ग्रेचुलेशन वैभव सर। थैंक यू सर। मानिक सर, कांग्रेचुलेशन हाँ मानिक सर है। Congratulations, Vibhav sir. थैंक यू।